गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्ज़ाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के 10 MCQ आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 126वां स्थान रहा है भारत का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के संबंध में। यह वह रिपोर्ट है जो देशों को इस आधार पर आकलन करती है कि उनके नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं। यह मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से अलग है, जो 3 आयामों यानी कि स्वास्थ्य, जीवन, ज्ञान और जीवन स्तर पर केंद्रित है। यदि इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। इसके जो जारी करता है वो संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसका जो रिसेंटली जो एडिशन पब्लिश हुआ है वो 11वां एडिशन इसका पब्लिश हुआ है। बात करें इसमें टॉप कंट्री की तो फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है, सेकंड नंबर पर आया है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आया है आइसलैंड। और बॉटम कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे बॉटम कंट्री जो रहा है वह अफगानिस्तान रहा है 146वें स्थान पर। अगर हम भारत का स्थान इसमें देखते हैं तो वर्ष 2023 में 136 देशों में 126वें स्थान पर रहा है भारत वर्तमान में। हालांकि 2022 में 146 देशों में 136वें स्थान पर रहा था भारत, यानी कि 2022 में 136वें स्थान पर रहा था। भारत के अगर पड़ोसी देशों की अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो पाकिस्तान रहा है 103वें स्थान पर और श्रीलंका रहा है 126वें स्थान पर, जबकि बांग्लादेश 99वें स्थान पर और नेपाल 85 में और जो चीन है वो 82वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बेकारी मुक्त पहल शुरू की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट द बेगर फ्री इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। भिखारी मुक्त पहल यानी कि बेगर फ्री इनिशिएटिव के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह महाराष्ट्र के नागपुर सिटी पुलिस और नागपुर नगर निगम के समाज कल्याण विभाग का एक संयुक्त प्रयास है, यानी कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसकी अगर विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो नागपुर नगर निगम ने आश्रय स्थलों में बेघर लोगों को ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की है। नागपुर नगर निगम ने बेकारियों को अपने शेल्टर होम में शिफ्ट करने के लिए बसेस और एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट का डेटा जो बेगर्स को लेकर के हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देखें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं, इसके बाद यूपी में, इसके बाद अगर हैं तो वो बिहार में है। अगर बात करते हैं हम महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? रिसेंटली विच स्टेट हैज वॉन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट हैंड रिटन नोट्स? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि असम। लचित बोरफुकन के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये असम साम्राज्य के महान योद्धाओं में से एक हैं। इन्हें ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई 1671 की सरायघाट की लड़ाई में विशेष नेतृत्व के लिए जाना जाता है। हालांकि इन्होंने असम को वापस लेने के लिए शक्तिशाली मुगल सेना के प्रयास को विफल कर दिया था। इनका अगर उपनाम जाने तो इन्हें असम के शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में चर्चा में ये इसलिए आए कि असम गवर्नमेंट ने इतिहास के पन्ने में गुम नायकों के विषय में जागरूकता फैलाने के क्रम में बीते वर्ष एक पोर्टल और एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसके जरिए सरकार ने लचित बोरफुकन के जीवन से संबंधित प्रविष्टियां मांगी, यानी कि कुछ एसेज मांगी इनके संबंध में। हालांकि 9 मार्च 2023 को लचित बोरफुकन के नाम पर असम गवर्नमेंट को पोर्टल के माध्यम से करीब 42 लाख से भी अधिक हस्तलिखित निबंध यानी कि हैंड रिटन नोट्स यानी कि हैंड रिटन ऐसे प्राप्त हुए, जिसके तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? रिसेंटली इन विच सिटी द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इज गोइंग टू सेट अप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि हल्द्वानी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सरकार कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अपग्रेड भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में कई राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन करेगा, यानी कि नेशनल लेवल के जो गेम्स हैं उनका ऑर्गेनाइज करेगा। अगर बात करें हम उत्तराखंड की तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 9 नवंबर 2000 को यूपी में से ही, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल की अगर बात करें तो गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? रिसेंटली वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है कर्नाटक यानी कि ऑप्शन ए। बात करते हैं हुबली रेलवे स्टेशन के संबंध में। ये चर्चा में इसलिए रहा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन पर दुनिया के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो 1507 मीटर लंबा ये रेलवे प्लेटफॉर्म है। अप्रॉक्स अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो 20 करोड़ लगभग इसमें लागत आई है, और इसने रिकॉर्ड जो दर्ज किया है उसके संबंध में हम देख लेते हैं। 1507 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नंबर 8 ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा मिला है। हालांकि यह प्लेटफॉर्म हुबली यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अगर बात करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2 मार्च 2023 को इसे विश्व स्तर पर सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी है। हालांकि यूपी के गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो दुनिया के 2nd नंबर पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मालवी देश में किस चक्रवात के प्रभाव से 99 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है? रिसेंटली 99 पीपल वर कन्फर्म्ड डेड ड्यू टू द विच साइक्लोन इन मलावी? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि फ्रेडी चक्रवात के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये चर्चा में इसलिए रहा कि 13 मार्च को फ्रेडी चक्रवात ने मलावी के दक्षिणी भाग में दस्तक दी, जिसमें कम से कम 99 लोगों की डेथ हुई, यानी कि कैजुअलिटी जो हुई है वो 99% की हुई। अगर मालवी गणराज्य के बाद में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसे पूर्व में न्यासालैंड भी कहा जाता है। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील मलावी के दक्षिण पश्चिम किनारे के साथ साथ जेमेजी नदी तक फैला हुआ है, यानी कि विस्तृत है। अगर इसकी राजधानी की हम बात करते हैं तो लिलोंगवे इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है मलावियाई क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है? रिसेंटली अंडर विच ऑपरेशन सीबीआई एक्स्ट्राडिटेड 33 फगस्टिव इन 1 ईयर? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑपरेशन त्रिशूल यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं ऑपरेशन त्रिशूल के संबंध में। ये चर्चा में इसलिए रहा कि इस ऑपरेशन के तहत 1 साल में लगभग 33 भगोड़ों का प्रत्यारोपण किया गया है। भगोड़ों शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर उन लोगों के लिए कहा गया है जो गवर्नमेंट से लोन ले लेते हैं, गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं और दूसरे देशों में जाकर अपना निवास कर लेते हैं। अगर बात करें यह ऑपरेशन ने जो कार्य किया है या फिर इस तरह के ऑपरेशन जो कार्य करते हैं वो इंटरपोल की मदद से दूसरे देशों में अपराधियों को पता लगाने में मदद करते हैं। हालांकि सीबीआई के अन्य ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन गरुड़ जो है वह सीबीआई ने सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के से संबंधित है। यानी कि जो आपका ऑपरेशन गरुड़ है वो ड्रग नेटवर्क को फिनिश करने के संबंध में है। दूसरा अगर बात कर लेते हैं ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में, तो ये बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन शेयर या टेलीकास्ट करने के खिलाफ है। यानी कि कोई भी व्यक्ति विशेष अगर किसी बाल यौन शोषण से संबंधित ऑनलाइन जो डेटास हैं, ऑनलाइन जो फोटोग्राफ्स हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं, अगर उनको शेयर करता है या टेलीकास्ट करता है तो उससे संबंधित ये ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने नई पीढ़ी के स्पेस सूट को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द न्यू जेनरेशन स्पेस सूट? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि नासा। स्पेस सूट के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
यह एक ऐसा परिधान है, यानी कि एक ऐसी ड्रेस है जो मानव को बाहरी वातावरण जैसे अंतरिक्ष, निर्वात आदि में ताप और दाब अत्यधिक से सामान्य करने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति विशेष अंतरिक्ष यान में बैठ करके अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ की जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो प्रेशर है, उसको जनरली सामान्य करने के लिए इस तरह के ड्रेस को पहना जाता है, और इसी ड्रेस को हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पेस सूट भी कहते हैं। ये चर्चा में इसलिए रहा कि नासा के अनुसार 2025 में चंद्रमा पर आर्टेमिस 3 मिशन के लिए सूट डिज़ाइन किया गया है। विशेषता यह है कि इससे पूर्व मिशनों में महिला अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना उनके आकार के स्पेस सूट की कमी होने के कारण विफल रही है। हालांकि यह महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहतर फिट होगा। यदि बात करते हैं हम आर्टेमिस मिशन 3 के बारे में, तो आर्टेमिस जो मिशन है, यह आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन होगा। दूसरा, यह स्टारशिप एशिया लैंडर की पहली चालक दल की उड़ान भी होगी। इसे लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? रिसेंटली विच कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड द मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका। बात करते हैं मैकमोहन रेखा के संबंध में। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है, और इस रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 890 किलोमीटर लंबी है। ये चर्चा में इसलिए रही कि अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। हालांकि विवाद का विषय यह है कि चीन इस रेखा को नहीं मानता है। निंदा प्रस्ताव जो आया था उसमें जो व्याख्या की गई थी उसके विषय में हम स्टडी कर लेते हैं। 14 मार्च के इस प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना गया है और भारत की संपूर्णता और क्षेत्रीय अखंडता का भी समर्थन किया गया। हालांकि इसमें चीन ने इस दावे को खारिज कर दिया और अरुणाचल प्रदेश चीनी क्षेत्र में आता है, इस तरह की उसने अपने व्याख्यान दिए। हालांकि प्रस्ताव में कहा गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करता है और विवादित क्षेत्रों में गांवों का निर्माण करता है। जैसे कि वहां पर स्थित जो गांव हैं उनमें छोटे छोटे कॉलोनीज को बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश के शहरों के लिए मंदारिन भाषा के नाम के साथ मैप भी प्रकाशित करता है। यानी कि अपनी जो लैंग्वेज है उसकी मंदारिन, उसमें वो अपने डिफरेंट मैप को पब्लिश करता है ताकि ये प्रचार हो सके कि यह जो इलाका है वो चाइना का ही है। चीन भूटान पर भी अपना दावा ठोक चुका है, यानी कि इससे पहले भी और चीन भूटान पर भी दावा ठोक चुका है। पिछले साल दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सेना के बीच में एक बड़ी झड़प के बाद भारतीय क्षेत्र के रूप में अरुणाचल प्रदेश की पुनः पुष्टि और दक्षिण एशिया में चीन की उत्तेजक गतिविधियों की निंदा के शीर्षक वाला एक प्रस्ताव आया, जिसे हम निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने कोच्चि नगर निगम पर जुर्माना लगाया है? रिसेंटली हु हैज इम्पोज्ड फाइन ऑन कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि एनजीटी। एनजीटी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह चर्चा में इसलिए रहा कि हाल ही में एनजीटी ने केरला के कोच्चि नगर निगम पर 100 करोड़ रुपए का पर्यावरण मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है, यानी कि एक फाइन लगाया है। फाइन इम्पोज का जो रीज़न है वो ये है कि सॉलिड वेस्ट को संभालने में विफल रहा है, यानी कि जो नगर निगम है, केरल नगर निगम है, वो सॉलिड वेस्ट को संभालने में विफल रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए इस पर जुर्माना भी लगाया गया है। अगर एनजीटी की बात करें तो एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो 2010 को हुई थी एनजीटी एक्ट के तहत। इसकी विशेषता यह है कि एनजीटी की स्थापना के साथ साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और विकासशील देशों में पहला ऐसा देश बन गया है। इससे पहले यह व्यवस्था केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ही थी। अगर बात करें इसके उद्देश्य के संबंध में तो टेक फास्टेस्ट हियरिंग ऑन एनवायरमेंट डिस्प्यूट, यह जो एनवायरमेंट डिस्प्यूट होती हैं यानी कि पर्यावरण संबंधी जो विवाद होते हैं उन पर फास्टेस्ट हियरिंग का मतलब होता है ये तेज सुनवाई करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण
अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दे का निपटारा 6 मंथ के अंतर्गत हो जाना चाहिए, यानी कि 6 माह के अंतर्गत जो केसेस आएंगे एनवायरमेंट डिस्प्यूट से लेकर के उनका निपटारा हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर बात करते हैं इसके हेड ऑफिस के बात करते हैं तो दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, और अन्य जो रीजनल ऑफिस है, ये रीजनल ऑफिस यानी कि 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।